Hello guys and welcome back to Equi Edge Research, where we share cutting edge insights for you on the automotive sector, overall economy and decode stock market psychologies. Guys, आज हम बात करेंगे रादर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि रिस्पॉन्सिबल है और किसी भी कंपनी की ग्रोथ में इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल फैक्ट प्ले करता है और उसका नाम है कंपेटिटिव एडवांटेज. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस दैट एनी कंपनी, देखो ये समझने से पहले ना एक बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक फॉर्मूला समझो कि कंपनी क्या है. कंपनी इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर टू क्रिएट ग्रेट गुड्स एंड सर्विसेज दैट इट शेयर्स टू द कस्टमर्स इन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू और हार्ड एंड कैश मनी. तो जब भी आप किसी भी कंपनी को देखो तो वो जो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती है इन एसेंस उनमें दो क्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है. और रादर जब आप रिसर्च करो तो आप चेक करना कि जो इंडस्ट्री के लीडर्स है वो क्या कर रहे हैं. सो यू विल गेट दीज टू थिंग्स इन कॉमन. द फर्स्ट वन इज द प्रोडक्ट और सर्विस दैट दे आर सेलिंग इट एट अ कंपेरेटिवली चीपर रेट एज कंपेयर टू दैट ऑफ व्हाट कस्टमर्स आर सेलिंग. मतलब वो अपने कस्टमर से सस्ता बेच रहा है क्या? हाँ, कस्टमर से सस्ता बेच रहा है. सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो जो वैल्यू है ना, द गुड्स और सर्विसेज, उसकी जो वैल्यू है इट इज कंपेरेटिवली मोर एज कंपेयर टू व्हाट प्रोडक्ट्स आर बीइंग जनरेटेड बाय द कंपिटिटर्स. सो वो एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करता है एंड हेंस द वैल्यू जस्टिफाइज द प्रीमियम प्राइस asked from the customers. So we need to understand this that the base, the mold, the roots of competitive advantage is to provide value to the customers. See, business जो है ना उसमें हमेशा ताली दो हाथ से बजती है. आप कितनी अच्छी वैल्यू देते हैं कस्टमर्स को और कस्टमर उस वैल्यू को कितनी अच्छी तरह से परसीव करके उसको जस्टिफाई करता है. So your business will be directly or indirectly dependent upon the customer's perception towards your product, whether it provides value or doesn't provide value. Now what I want to tell you is, for any investor, एक जो अच्छा इन्वेस्टर होता है वो क्या करता है? First he tries to find best and attractive sectors in the market. Why I'm telling this? What is the thesis behind this? क्या कारण है इसके पीछे? तो कारण ये है कि a company with comparatively well competitive positioned in a very unattractive sector will generate a very minute to little returns as compared to a company that is not so well competitively positioned in an attractive sector will generate comparatively more yields, more earnings for the business. मतलब एक कंपनी जो कि बहुत अच्छी नहीं है लेकिन एक बहुत अच्छे सेक्टर में है, वो उस कंपनी से ज्यादा कमाएगी जो कंपनी बहुत अच्छी है लेकिन वर्स्ट सेक्टर में. क्या क्या आ जाते हैं वर्स्ट सेक्टर्स? जैसे क्या आ सकते हैं वर्स्ट सेक्टर्स में? क्या आता है अनअट्रैक्टिव सेक्टर्स में? क्या आता है? एयरलाइंस आती है, टेलीकॉम आता है, राइट, टेलीकॉम आता है, टेक्सटाइल्स आते हैं, होटल और रेस्टोरेंट बिजनेस आते हैं क्या? In between, I think I just saw a podcast of Nikhil Kamath, and he said that the most hard businesses one should not enter in if you are not passionate about is the restaurant business. You need high passion about the restaurants and food and hospitality, etc. Then we have sugar industry or fertilizer industry, commodities, power. These are ना unattractive sectors है because we can't see the future value perceived. Why? Because of lot of saturation. Textile. Look at textile markets. There are a lot of players now. If you look at markets at time of 90s and if you look at markets today, the number of companies in textiles are comparatively very much. आप कोई कपड़ा लेने जाओ मार्केट में, मार्केट के बाजार में जाओ, आपको एक आदमी 100 रुपए में जो आप कपड़ा डिजायर करते हो नहीं देता है, तो आपके पास 50 दुकानें हैं ढूंढने को. लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाओ तो 500 दुकान नहीं है,
हाँ, उसमें भी आई थिंक देर इज अ लॉट ऑफ saturation in the automotive market, but still there are less number of players. Automobile is a oligopoly business. There is monopoly of 4 to 5 companies in the market. What I want to tell you is the reason behind me driving or deriving all this story is it is not always that if your product is very much valued or if you provide numerous amount of value to your customers, you're going to be profitable or very high profitable. Your profitability and amount of margins that you will keep will depend on industry structure at core. And what are the factors, what are the variables that, what are the constants that varies, or what are the variables in nature number that varies that really affect the market or that really make you understand what the company structure is. See, that is the first and the most important one is the buyer's sentiment, buyer's power in the business. Second one is the vendor's power in the business. We have 4 to 5 factors about it. I'll tell you. Second was the third one is the threat of entrants. Threat of entrants मतलब क्या कि आपका बिजनेस में आपने कितने अच्छी तरीके से डेवलप किया है कि कोई नया कॉम्पिटिटर उसमें घुसे इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, वेरी लेस. If we take an example of automotive sector, it is a very capital intensive industry, and more interestingly what happens here is the exit, matlab exit also is a barrier. Exit also is a barrier. You invested a lot of money in the capex, you invested a lot of money in creating big plants, you invested a lot of money in raw materials. At the same time, when the market demand falls, you cannot escape the automotive industry so fast in terms of manufacturing. You have your agreements with the vendor, you have your agreements with the customer, you have lot of money and capital invested in the fixed assets, you cannot exit. So still Indian automotive industry is not very much saturated or commoditized. There is still oligopolyness in the nature of automotives. The next one is the threat of substitutes. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में आज आई थिंक बहुत सारे प्लेयर्स हैं. इफ वी टॉक अबाउट मारुति सुजुकी, इफ वी टॉक अबाउट टाटा, महिंद्रा, वी टॉक अबाउट एमजी मोटर्स, we Ford, Kia, we have lot of competitors now in the market entering new, especially now जो 2020 के बाद में जो है some of the new companies emerged in EV segment through EV products in the country. So when we talk about the customers, if and see, we need to understand this that the car business is capital intensive investment for the customer also. It is a commitment of 5 to 20 years for a customer, depending upon how the customer's monetary conditions are. If we talk about states or if you talk about Dubai or Abu Dhabi, they change it every 5 years, 4 years, 3 years. But the rate of change of Indian consumers is completely different, because consumer sentiments in India and consumer sentiments in United States both are completely different. You need to understand this. तो आप कहीं पे 10 लाख रुपए का गाड़ी खरीदने जा रहे हो, तो वो जो कस्टमर है ना वो आपसे भावताव करेगा. They will ask for huge discounts, because for him it is about investing for next 20 years, no, next 5 years, next 10 years. If you don't give him discounts, he will go to the next, he will go to the next. There is also competition in same companies, different vendors, same companies, different distributors, same companies, different retailers, that if you don't give me discounts here, I'll get from the same companies other retailer, other manufacturer, other distributor. So that is also a price point where the buyer's power is comparatively more than any other industry in the automotive industry.
right? The company has to change the value or give the value on the basis of what are the requirements and aspirations of the customers. And in this I want to tell you that anytime if you talk about market leader in passenger vehicle segment in India, it's none other than Maruti Suzuki India Limited. It knows 2016 में मारुति re-entered with a new competitive position in the market with a premium segment of cars in with a brand name Nexa. But it didn't totally enter into the SUV. How? कैसे बोल रहा हूँ? It took the fact and the results of what they have achieved today is result of fact that they know the Indian customer sentiment. Indian customers don't want SUV in terms of torque. They want cars that look like SUV. Because we need to understand this that the maximum customers in India that wants to buy cars is from the monetary range of 5 lakhs to 10 lakhs to 15 lakhs. And Maruti's all cars are between 10 to 15 lakhs. At the max, it goes to 20. At the max. Whereas when we talk about other companies, it starts from 16, 17 lakhs. So that is the difference. आप अगर कभी मारुति सुजुकी की कार खरीदोगे, they target family. Who are their target audiences? Their target audiences are first time buyers, government employees, or normal IT employees, or what we can say teachers, families, and all of this target audiences they don't have anything in particular that they want. They just want aspiration. They want more value in cheaper price. And the second one is very important. The second one is very important, and the second one is हाँ गाइस, तो जो फोर्थ फैक्टर रादर उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन. कि आपने जो प्रोडक्ट क्रिएट किया उसके कितने सब्स्टिट्यूट्स हैं. जैसे अगर हमारे मार्केट में बोले तो पार्ले जी और टाइगर बिस्किट. यार पार्ले जी 5 रुपए में मिलता है, टाइगर बिस्किट भी 5 रुपए में मिलता है. कभी कभी ना आपके प्रॉफिट्स विल डिपेंड अपॉन योर कॉम्पिटिटर्स प्राइसिंग स्ट्रेटेजी ऑल्सो. पेप्सी और कोको कोला को देखा है. देखो इंडिया का बाइंग बिहेवियर इतना फ्रजाइल है कि एक एक रुपए का अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो कस्टमर लॉयल्टी छोड़ देता है. पार्ले जी उसके इनकॉर्पोरेशन से कुछ 5-7 साल के बाद से 5 रुपए का बिस्किट बेच रहा है, तो अब तक बेच रहा है. बहुत बार तो मुझे पता चला कि वो जो 5 रुपए का बिस्किट बेच रहा है आइदर वो नॉट फॉर प्रॉफिट बेच रहा है या फिर वो भाव से भाव बेच रहा है. उसके उसमें उसका कोई प्रॉफिट नहीं, इनफैक्ट लॉस में बेचता है. अब प्राइस में कैसे डिफरेंस मैं बताता हूँ. अगर पार्ले जी ने अपना 1 या 2 रुपया भी 5 रुपए के पैकेट में बढ़ा लिया ना, लोग विल शिफ्ट टू टाइगर. अगर लोग ना फॉर सपोज अगर पेप्सी और कोक के बीच में चुनना है, पेप्सी ने 2-5 रुपए बढ़ाए तो कोक भी क्या 2-5 रुपए बढ़ा देगा. हाँ, दोनों एक दूसरे को शैडो करेंगे, राइट. अगर पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री में अगर मारुति थोड़ा सा रेट बढ़ा देगा तो क्या Hyundai रेट बढ़ाएगा क्या? नहीं. क्यों? दोनों की कंपिटिटिव स्ट्रेटेजीज अलग अलग है. लेकिन अगर अपन बोले कि आईफोन और वीवो क्या प्राइस शेडोइंग करता है? नहीं करता है. क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट वैल्यूज में डिफरेंस है, राइट. आपकी कंपनी का मार्जिन या आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इस बात पे भी डिपेंड करती है कि आपका कंपटीटर प्राइस कब बढ़ाता चढ़ाता है,
राइट? टेलीकॉम सेक्टर, एयरटेल और जियो हमेशा देखते रहते हैं कि कब दूसरा वाला प्राइस बढ़ाए तो मैं भी बढ़ा दूं। जैसे ही एक प्राइस बढ़ाता है कम करता है, दूसरा प्राइस बढ़ाता है कम करता है। क्यों? शैडोइंग करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट सेम है, सेम इंडस्ट्री में है, वैल्यू दोनों का सेम है। अगर एयरटेल 5G प्रोवाइड कर रहा है और जियो 5G प्रोवाइड कर रहा है और दोनों का अनलिमिटेड है, तो एयरटेल अगर 300 रुपए में बेच रहा है तो जियो को बेचना पड़ेगा। इनफैक्ट जियो को 2-5 रुपए कम में बेचना पड़ेगा, एयरटेल को 2-5 रुपए कम में बेचना पड़ेगा, या मैच करना पड़ेगा। वरना कस्टमर बोलेगा यार सेम चीज है, सेम प्रोडक्ट है, तो मैं इसका 5-7 रुपया भी ज्यादा क्यों दूं? See, with the course of time, India का buying behavior is improving, but there is still lot of scope and room to improve, right? And the fifth one and most important is the rivalry between the existing players, है ना? जो existing players है ना, जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पहले से मारुति सुजुकी था, टाटा था, महिंद्रा था, फोर्स था, ये जो सारी कंपनीज पहले से थी ना, इनके बीच में एग्जिस्टिंग राइवल्स के बीच में जो कंपटीशन है ना, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेदर इफ वी टॉक अबाउट 2 to 3 कंपनीज, लाइक अगर हम किया की थोड़ी सी बात करें, थोड़ी सी युंदाई की बात करें, मारुति सुजुकी की बात करें, तो ये सब दो तीन कंपनीज है ना, या होंडा की बात करें, ये सारी है ना मास के लिए प्रोडक्शन भी करती है। एंड मेन सेगमेंट इनका जो सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस है, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस इज ऑल्सो अ मोट, इट्स ऑल्सो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर अ कंपनी, दैट द कंपनी focuses on one particular segment or sub segment and focus so much into it that it allows it to generate more values in less assets। इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ा दिया तुमने। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में हो तो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के अंदर ही हैचबैक सेगमेंट में तुमने अपनी प्रोडक्शन इतनी बढ़ा दी कि अब तुमको पर कार कॉस्ट कम लग रहा है। दैट इज कॉस्ट डिफरेंशिएशन, दैट इज कॉस्ट लीडरशिप। ये मारुति के केस में है, दैट हेल्प्स मारुति। दिस इज ऑल्सो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो मारुति, ह्युंडई और इन होंडा वगैरह इन सब के बीच में जो कॉम्पिटिशन है, दैट ऑल्सो इज अ ड्राइवर फॉर द ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, राइट? And that was it. These were the 5 factors rather which were readily and very much important to understand how or what is the company structure. These were the 5 forces. Then आपको एक क्वेश्चन आया होगा जो मैंने बीच में रैदर बोला कि अगर मैं बोल रहा हूं कि यार ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इतना इनॉर्मस वैल्यू क्रिएट कर रही है अपने कस्टमर्स को कि यार तुमको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आपके लिए वैल्यू क्रिएट कर दिया, आपको प्रीमियमनेस दे रहा है, आपके लिए एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहा है। अगर आप लो कमर्शियल व्हीकल्स या फिर कमर्शियल व्हीकल्स, ट्रक्स वगैरह, हैवी कमर्शियल व्हीकल्स में जा रहे हैं तो आपको लॉजिस्टिक्स के अंदर हेल्प करता है, एनॉर्मस वैल्यू दे रहा है, फिर भी मार्जिन थिन क्यों है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड थिन मार्जिन? फर्स्ट वन इज राइवलरी। राइवलरी इज हाई। अगर कोई एक कस्टमर है वो बोलता है कि यार मेरे को ट्रक लेने का है, एक मेरे को डिस्काउंट नहीं दे रहा है, क्योंकि ट्रक इज ऑल्सो हैवी इन्वेस्टमेंट, डिस्काउंट नहीं दे रहा है, कस्टमर्स ऑलवेज विल आस्क एंड इट विल ट्राई टू get as much as discount as possible, and if you don't give, you will not get sales. He'll say I'll go to the next company, in fact I'll go to the next showroom of same company. There is also a rivalry between existing in company distributors and retailers, right? The second one is buying power high। ये जो मैंने बोला ना, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर जाता है लॉयल्टी, यहां भी कस्टमर को पकड़ के रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? कि तुम उस बायर का बहुत ज्यादा पावर है, तो ये जो तुम्हारा एक्स्ट्रा मार्जिन है ना, बायर खा जाता है। बायर को क्या चाहिए? बायर को कार खरीदते वक्त या गाड़ी खरीदते वक्त 2 चीज चाहिए। पहला कि उसको डिस्काउंट मिले, और दूसरा कि उसको लो कॉस्ट फाइनेंसिंग हो। तो अगर तुम्हारा खुद का कंपनी, जैसे मारुति खुद भी फाइनेंस करवाता है लोगों को कार्स, वो खुद लोन्स प्रोवाइड कराता है, उनको उसमें भी डिस्काउंट चाहिए, तो डिस्काउंटिंग और लोन्स में भी आपका मार्जिन बायर ले जाता है,
और आपकी वैल्यू में गाड़ी के अंदर तो बायर ले ही जाता है डिस्काउंट्स. एंड इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री डिस्काउंटिंग इज हाउ द मार्केट वर्क्स. When the demands are comparatively low, you have to give huge discounts, you have to give attractive prices to the customers in order to create a traction for the customers to buy. You have to give discounts at the end of the year so that you can maintain a lean inventory. और क्या होता है फिर कि बायर को पता चल गया है कि ये साइक्लिकल है यार, कि मेरे को ना यार मेरे को फेस्टिवल्स में ना अच्छा ऑफर मिलेगा, मैं उस टाइम के लिए रुकूंगा. या फिर मैं फेस्टिवल में फिर भी डिमांड हाई हो गई, थोड़ा प्राइस बढ़ जाए, मैं ना ईयर एंड के लिए रुकूंगा, ये लोग इन्वेंट्री लीन करेंगे ना तब मैं गाड़ी खरीद लूंगा. वहां भी द अवेयरनेस ऑफ कस्टमर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सप्लायर. अब सप्लायर ऑटोमोटिव में कैसे मार्जिन खाता है मैं बताता हूं. सेमीकंडक्टर चिप्स ना ताइवान से सप्लाई होती है, राइट. आपको पता चला कि आपकी गाड़ी की डिमांड बढ़ गई, आपकी डिमांड बढ़ी तो वो सेमीकंडक्टर की चिप की डिमांड बढ़ी. कंपनी आज गिव्स अ बिग ऑर्डर टू वो कंपनी, राइट. अब वो कंपनी आपको 10 लाख यूनिट चाहिए, बोल रहा मेरे पास 7 लाख ही. प्राइस अपने आप बढ़ गया. क्यों? डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, है ना. क्योंकि सिर्फ आपके लिए नहीं बढ़ेगी डिमांड, ओवरऑल मार्केट के लिए बढ़ेगी. तो क्या होगा कि आपने बोला यार मेरे को 7 लाख पीस 10 लाख पीस चाहिए, वो बोलेगा मेरे पास 7 लाख रुपए, अब मेरे पास 7 लाख चिप्स चाहिए, लेकिन उसके पास सिर्फ 7 लाख चिप्स है. और मार्केट में और भी तो कॉम्पिटिटर्स है, फोर्ड है, किया है, एमजी मोटर्स है, एन नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स है. सब जाएंगे उसके पास कि मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए. डिमांड एनॉर्मसली ग्रेटर देन सप्लाई, कॉस्ट बढ़ जाएगा. जैसे ही कॉस्ट बढ़ा तो पर कार कॉस्ट बढ़ जाएगा. एंड एवरी टाइम यू कैन नॉट शिफ्ट योर कॉस्ट टू कस्टमर्स, यू कैनॉट डू दैट, स्पेशली इन द ऑटोमोटिव एरिया. समवेयर और द अदर समवन विल से कि नहीं यार आई विल सेल इन चीप, ले तू चीप में ले जा, तू थोड़ा सस्ते में ले जा, और वो तुम्हारा मार्केट शेयर लेके जाएगा. मोर इम्पोर्टेंटली इन कंपनीज दैट आर लीडर्स इन द इंडस्ट्री, they think more about sustainability and they more think about being in a business and be stable and create a plateau at current market share, and then they focus on the defensive and offensive strategies to build so that there are barriers of entry for the new as well as existing rivalry in the industry so that you can keep up being in the industry. Very important. And rest of the things we'll be discussing in the next video. Till that, stay tuned. Thank you.